कल शनिवार 25 मई को छठे चरण के मतदान होने हैं। 7 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों के ऊपर मत डाले जाएंगे। ये छठे और 7वें चरण ऐसा पेच है कि ये मतदान, ये लोकसभा सीटें जिस पाले में जाएंगी वहीं सरकार बनाता हुआ नज़दीक लगेगा। 58 लोकसभा सीटें जो हैं, इनका 2019 का आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इन 58 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोला था। जी हाँ, खाता भी नहीं खोला था। राज्यवार तरीके से बताऊं तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। इन 58 लोकसभा सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, बहुजन समाज पार्टी जो आजकल कहीं दिख ही नहीं रही अस्तित्व में 4 सीटें, बीजेडी नवीन पटनायक वाली 4 सीटें, जेडीयू अपने भाई साहब वाली पलटूबाज 3 सीटें, टीएमसी की 3, लोजपा की 1 और झारखंड की आजसू ने 1 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी की 1 सीट आई थी और कांग्रेस की 1 भी नहीं आई। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खोला था। और यही तीनों पार्टियां कल हो रहे मतदान में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देने वाली हैं। दिल्ली में मिलेगा झटका, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में करारा झटका कल हो रहे छठे चरण के मतदान में मिलेंगे। और जो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 58 में से, उनमें से लगभग आधी भारतीय जनता पार्टी के पाले से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। राज्यवार तरीके से आपको आंकड़े बताता हूं और वहां की यथास्थिति धरातल के ऊपर है वो आपको बताऊंगा, तो आप स्वयं विश्वास करेंगे कि हाँ, भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और इनका चाल चरित्र चेहरा इन 10 सालों में इस देश की जनता को समझ में आ गया है। वो डेफिनेटली बदलाव चाहती है और बदलाव जहाँ पर भी होगा तो मौजूदा 40 में तो काफ़ी झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है, इनके साथियों को लगने वाला है। स्थिति दिखाता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले कल 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कौन सी सीटें हैं? भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर। इन 14 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान होने वाला है। इनमें से फूलपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, इन जगहों पर आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव की रैली देखी होंगी ना। बैरिकेड टूट रहे थे, लोग पोलों पे ऊपर खड़े होकर अपने नेता अखिलेश यादव को सुन रहे थे। रैली जो फूलपुर में हुई थी वहाँ पर माइक के तार टूट गए, रैली को संबोधित भी नहीं कर पाई। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जन सैलाब चारों तरफ से उमड़ पड़ा था, अनुमान से 4 गुना ज़्यादा भीड़ आ गई। हेलीकॉप्टर जहाँ पर लैंडिंग किया था वहाँ पर भी असंख्य लोग खड़े हो गए, बैरिकेड टूट गए थे। ऐसा ही स्टेज के पास हुआ, लोग पास आ गए, बड़ी संख्या में अपने नेता के साथ कोई हाथ मिलाना चाहता था, कोई उनके विचार सुनना चाहता था, लेकिन भाषण नहीं हो पाया। फूलपुर में बिना भाषण के लौटना पड़ा, हाय हेलो करना पड़ा। उसके बाद इलाहाबाद में भाषण दिया गया तो वहीं पर भी यही सेम स्थिति थी, ज़बरदस्त भीड़, जिसने फूलपुर, इलाहाबाद और पूरे पूर्वांचल की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। जौनपुर में भी ऐसी ही महारैली देखने को मिली जहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। वहीं बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो इन 14 लोकसभा सीटों में से 4 तो मायावती जी के पाले में गई थी और 10 सीटें बीजेपी के पाले में। मायावती जी अपना रिकॉर्ड को दोहरा पाएंगी ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। सीटें चटकेंगी तो वह किसके पाले में जाएंगी? कुछ बीजेपी के पाले में वोट बैंक, कुछ सपा के पाले में, इंडिया गठबंधन के पाले में। और जो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी में जीती हैं, इनमें कौन कौन सी हैं भाई साहब? डुमरियागंज है, बस्ती है और सुल्तानपुर, मेनका गांधी जी वाली 8 बार की सांसद हैं। 8 बार की सांसद हैं तो एंटी इनकम्बेंसी कितनी हो जाती है आप सबको पता होगा। प्रतापगढ़ बीजेपी ने जीती थी, प्रतापगढ़ और फूलपुर
बैरिकेड टूटे थे, ये भी बीजेपी ने जीती थी। इलाहाबाद भी बीजेपी ने जीती थी। जौनपुर भी बीएसपी ने जीती थी। मछली शहर बीजेपी, भदोही बीजेपी, लालगंज बीएसपी, आजमगढ़ बीजेपी, संत कबीर नगर बीजेपी। ये स्थिति थी 2019 की। 14 में से 4 बीएसपी को और 10 सीटें बीजेपी को। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ा बदलाव करने में जा रहा है। ऐसा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि जो सरकार के नज़दीक जाने का जो रास्ता है उस पे इंडिया गठबंधन वाले कहीं लीड करते हुए नज़र आएंगे। एग्जैक्ट आंकड़े तो हम नहीं बता सकते, लेकिन दृश्य आपको बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कहता है कि समाजवादी पार्टी से सीटें चटकी जाएंगी, बीजेपी से भी चटकी जाएंगी और सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त पूर्वांचल इसी लोकसभा सीट में और इन्हीं चरण में करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें पिछले दिनों हमने आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई थी कि हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव मंच से ऐलान कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया साल भर में आएगा, अग्निवीर योजनाओं को समाप्त किया जाएगा, हम रोज़गार देंगे, हमारे द्वारा किया गया विकास आज भी इमारतों और बड़े बड़े हाईवे के रूप में खड़ा है, जहां पर भारतीय वायुसेना के जहाज़ तक लैंड कर रहे हैं और मोदी जी आज उनको खड़े खड़े देख रहे हैं। दिल्ली के नज़दीक का इलाका है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल किसने बिगाड़ा था? गुर्जर और राजपूत और जाट वोट बैंक ने बिगाड़ दिया था। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो में वहाँ में देखने को मिले था। पूर्वांचल और वेस्टर्न यूपी के बीच का इलाका है, वहाँ भाजपा थोड़ी सख्त है, थोड़ी थोड़ी बीएसपी की भी वोट बैंक है, लेकिन पूर्वांचल में बड़ा झटका अब की बार लगने वाला है। लोग त्रस्त हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की कहानी थी। उत्तर प्रदेश से अब आ जाइए बिहार में। कल बिहार में 8 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में इन 8 सीटों में से जेडीयू नीतीश कुमार वाली 3 सीटें, बीजेपी ने जीती थी 4 और 1 लोजपा ने जीती थी। तो अब की बार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जहां से नीतीश कुमार जी की सीटें हैं वहाँ से बीजेपी लड़ेगी नहीं, और जहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया वहाँ से जेडीयू लड़ेगा नहीं। दोनों का गठबंधन है। तो सामने कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। व्हील चेयर पर चल रही हैं, फिर भी लगातार संबोधन करते हुए जा रहे हैं। डबल सेंचुरी मार चुके हैं रैलियों की। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, वहीं दृश्य इनकी रैलियों में देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि हमारा राज जितने दिन तक हुआ था उतने दिन तक हमने जो नौकरियां दी, हमारा काम देखो, हमने काम दिया है तो हमें वोट दो। कल सोशल मीडिया हैंडल पे तेजस्वी यादव ने लिखा था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और बिहार के युवाओं में रोजगार आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। न वो फौज में जा सकते अग्निवीर आने के बाद, और केंद्रीय मंत्रालयों में नौकरियां प्राइवेटाइजेशन के बाद लगातार घट रही हैं। आबादी बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे? मजदूरी की तरफ ही जाएंगे। पढ़े लिखे युवा भी छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियों में जाएंगे। त्रस्त हो चुकी है। और तेजस्वी यादव में एक आईना, एक आस की किरण से देख रहे हैं, और इन्होंने करके भी दिखाया है। बड़ी संख्या में इन्होंने, इनका जितने दिन तक विधानसभा में सहयोग रहा, इनकी सरकार रही, इन्होंने बड़ी संख्या में नौकरी दी। काम बोलता है और बोल जाएगा काम, तो विश्वसनीयता भी होगी। और भाजपाइयों का चाल चरित्र चेहरा आपको पता ही है। और पलटू राम को जहाँ खाने को मिलेगा, जहाँ राशि मिलेगी, वो इसी की तरफ पलट जाते हैं, अपना प्रलोभन देखते हैं। इसलिए धीरे धीरे नीतीश कुमार जी का वजूद ही ख़त्म होता आ रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी कि पलटू राम का दृश्य क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टियां मिल जाती हैं, आखिरकार उनको ख़त्म होना ही है। गठबंधन में मिलकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहीं उनको इतना नीचे दबा देते हैं कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को ही आगे चलकर उनके गठबंधन की ज़रूरत नहीं होती। चूस कर फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं, जाओ किसी कोने में पड़े रहो। यही नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें हैं जिनमें पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, महाराजगंज है, वाल्मीकि नगर है, गोपालगंज है। यहाँ पर एनडीए यानी कि कहीं से जेडीयू लड़ रहा है, कहीं से बीजेपी लड़ रही है। यहाँ पर इनके फेवर में इन सीटों में माहौल है, और नतीजे के समय पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3 सीटें शिवहर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, टक्कर है भाई साहब। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ से जेडीयू लड़ रही है, ऊपर वाली जो मैंने पहले 5 सीटें बताई,
जेडीयू के साथ तो जनता अकेला कर दे तो कोई सरप्राइज़ ही मत करना। क्यों? कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए ना, जो अपने प्रलोभन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी पाले में आ जाए। पहले कसम खाता था कि अब की बार नहीं जाएंगे, और लेकिन वही आखिरकार वहाँ जाके रोका। तेजस्वी यादव यार कितना काम कर रहा था, युवाओं की समस्याओं को दूर कर रहा था। लोग खुश हो रहे थे कि हाँ, कई दिनों के बाद इतना तेज़ तर्राट नेता मिला है जो फटाफट काम को निपटाया जा रहा है, देश की और समाज की, बिहार की जनता के लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निवारण कर रहा है। लेकिन गठबंधन तोड़ना और सरकार बीजेपी के साथ बनाना देश की जनता, बिहार की जनता में काफ़ी नाराज़गी छोड़ गया है। जिम्मेदार नीतीश कुमार। तो जिस तरीके से हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का इलाज हो गया ना, कहीं नहीं घुसने दे रही, राजनीतिक वजूद ख़त्म हो गया, वही जेडीयू भाई साहब को देखने को मिलेंगे, नीतीश कुमार को देखने को मिलेंगे। और 5 और 3 का आंकड़ा इन 8 सीट में से 5 तो एनडीए के समकक्ष उनके फेवर में दिखाई दे रही हैं, 3 सीटें दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो बिहार भी झटका देगा, ज़रूर झटका देगा। 2019 की आंकड़े किसी भी तरीके से रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि 2019 में यहाँ से तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनको 1 सीट भी नहीं मिली थी, 1 सीट भी नहीं मिली थी। 3 सीट तो जेडीयू ले गया था, बीजेपी 4 और 1 लोजपा के पाले में चली गई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी की भी चटकने वाली है, जेडीयू की भी चटकने वाली है, और लोजपा वाले भाई साहब का देखेंगे होता क्या। आगे लेकर चलता हूँ पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में भी 8 सीटों पे के ऊपर कल मतदान होंगे। 2019 की बात करें तो इन 8 में से बीजेपी को 5 और तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। पश्चिमी बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में। बताया जा रहा है कि जब से शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया है तब से वहाँ पर बीजेपी की तरफ से वोट बैंक बढ़ने लगा है। एक पार्टी लगातार सत्ता में है, एक केंद्रीय पार्टियाँ हैं, तो डेफिनेटली वोटर्स का रुझान केंद्र सरकार की तरफ थोड़ा थोड़ा लगातार अग्रसर होता हुआ जाएगा, क्योंकि सेंटर से काफ़ी स्कीम होती है, काफ़ी मोटा पैसा आता है, कुछ परिदृश्य दिखाया जाता है और सारे हथकंडे इनके पास होती हैं क्षेत्रीय पार्टियों को बदनाम करने के लिए। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों के ऊपर बैन लगा दिया था फर्दर आदेश के चलते। क्यों? क्योंकि टीएमसी की ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए। क्या आरोप लगाए थे? भ्रष्टाचार की सरगना है ये ममता बनर्जी, सनातन विरोधी है, ये आरोप लगाए गए थे। तो ये हथकंडे होते हैं केंद्र सरकार की तरफ। और भाजपा सरकार है तो आपको पता ही है, देश की जनता जहाँ जहाँ लोगों में एजुकेशन कम है, देश और दुनिया की खबरों का पता नहीं चल पाता, वहाँ लोगों को ये उनके दिमाग के ऊपर पट्टी बांधने की एड़ी से चोटी तक की कोशिश करते हैं। मोदी जी को ही देख लीजिए, मटन, मछली, मंगलसूत्र, इन्हीं आंकड़ों के सहारे विपक्ष को तो घेरने की कोशिश की थी इन्होंने, विपक्ष को ही तो बदनाम करने की कोशिश की थी। बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी करने की जो ओछी हरकत होती है वही भाजपाइयों ने तो रिपीट की थी। और उसके बाद मुस्लिम आरक्षण, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम करना, 15% बजट का मुसलमानों के ऊपर खर्च करना चाहते थे। ये कांग्रेस वाले आ गए, इंडी गठबंधन वाले आ गए, बाबरी मस्जिद रूपी ताला राम मंदिर के ऊपर लगा देंगे, उसके ऊपर बुलडोज़र चला देंगे। वहीं अमित शाह और योगी जी भी बराबर चल रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान खुश हो रहा है, भाजपाई नेता कह रहे हैं कि इनको वोट डालने का, इंडी गठबंधन को वोट डालने का मतलब तुम पाकिस्तान को वोट डाल रहे हो। आज पंजाब में है, पंजाब में राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा दिया, इंदिरा गांधी को कोसने लगे कि कई हज़ार सैनिक इंदिरा गांधी ने छोड़ दिए, उसके बदले में पीओके लेना था। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ऊपर चढ़कर बोल रहा है, कोई शर्म नहीं। हर बार नीचता की हद पार करते हुए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ ही इशारा था वो कि नल की टोटी खोल ले जाएंगे, मकान की चाबी ले जाएंगे। यहीं एक प्रधानमंत्री के वक्तव्यों का स्तर हो चुका है। बैंक अकाउंट से उनको क्लोज करा देंगे, बैंक अकाउंट को जो मैंने खोले हैं उनसे पैसे निकाल ले जाएंगे। बताइए, ये मत सोचिए कि ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन इनको ये पता है कि सामने बैठी जो जनता है वो कितनी एजुकेटेड है और तुम्हारी कौन सी बातों के उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, तो उन्हीं बातों की आगे करते हैं। ये चीज़ें सामने इसलिए आ जाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इनका टारगेट उसी लोकसभा सीटों के ऊपर, उसी रैली के ऊपर होता है, सामने बैठी जनता के अंदर नफरत जाहिर करना कांग्रेस के प्रति, ताकि उस एक बात से 10 बातें निकले और कांग्रेस से डर जाए, मुसलमानों से डर जाए और बीजेपी को वोट दे दे। इनका टारगेट यही होता है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में समीकरण निकल कर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रहे हैं वैसा समीकरण कि एक तरफ निकल जाए वो पश्चिम बंगाल में भी इनको नहीं मिलने वाली है। 2019 में पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट है वो भी बीजेपी के पक्ष में गई है।
झारग्राम भी बीजेपी ने जीती, मेदिनीपुर बीजेपी ने जीती, कांठी टीएमसी ने जीती थी और कांठी से कौन है, शुभेंदु अधिकारी के भाई अब की बार मैदान में है। तामलुक से टीएमसी ने जीती थी पिछली बार, ये बीजेपी ने किसको उतारा है, अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जब रिटायर हुए थे, कंट्रोवर्सी में भी आए थे, इनके ऊपर बैन भी 2-3 दिन का प्रचार के लिए लगा दिया गया था। घाटाल लोकसभा सीट टीएमसी ने जीती, विष्णुपुर बीजेपी ने जीती थी, बांकुड़ा बीजेपी ने और घाटाल टीएमसी ने जीती थी, करेक्ट कर लेना जी। ये 2019 का पूरा डाटा है। पश्चिमी बंगाल से 5 और 3, 5 बीजेपी ने, टीएमसी ने 3 जीती थी। शायद आंकड़ा रिपीट हो जाए या एक आध सीट बीजेपी के पाले में चला जाए, ये आंकड़े वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पर है। ओडिशा, बड़े हमले बोले थे नवीन पटनायक जी के ऊपर, और सबको पता ही है ओडिशा वाले बाबूजी हैं, उनके खिलाफ आरोपों की जांच क्यों नहीं होती है, उनके खिलाफ बड़े बड़े जीरो लगाकर भ्रष्टाचार के आंकड़े क्यों नहीं गिनवाए जाते हैं। ओडिशा की पटकथा था, हम सबको पता ही है। 6 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव होंगे और 2 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी और बीजेडी ने 4 सीटें। क्या है, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर बीजेपी वेट करती है, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करती है, उनके साथ बनी हुई रहती है, वहाँ पर घुसती है उस राज्य में, उसके सहारे घुस जाती है, पैर जमाती है और उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी की काट करने लगती है। और जब 2-4 सीटें हाथ में आ जाती है तो फिर क्षेत्रीय पार्टी को बदनाम करना, गठबंधन तोड़ देना और फिर किसी काम का नहीं छोड़ना, ये पटकथा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होती है। 2 सीटें पिछली बार इन 6 में से जीती थी और 4 बीजेडी के पाले में गई थी। ढेंकानाल बीजेडी, कटक बीजेडी, भुवनेश्वर से बीजेपी जीती थी, पुरी से बीजेडी, सबलपुर से बीजेपी और क्योंझर से बीजेडी जीती थी। अपने संबित पात्रा जी हैं, पुरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, पिछली बार हार गए थे, वो बीजेडी के पाले में गई थी। बताया जा रहा था कि बहुत ही कम अंतर से हारे थे, अब की बार जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने एक बयान दिया था, पता है ना, भगवान जगन्नाथ जी को उड़ीसा में बड़ा ही श्रद्धा से देखा जाता है। और उनको क्या बताया था उनके बारे में, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जानकार कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी, बताया जा रहा है तथाकथित रूप से जो जीत बताए जा रहे थे उसको हार में कन्वर्ट कर लिया और हार का अंतर भी काफ़ी चौड़ा कर लिया, क्योंकि भगवान के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना उड़ीसा के लोग और देश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो देखना होगा संबित पात्रा जी जो तथाकथित डॉक्टर साहब हैं, उनकी हालत क्या होने वाली है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी दोनों हैं, कांग्रेस मैदान में ही नहीं है, तो कांग्रेस के पाले में जाना इन 6 सीटों में से बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन की एक सीट भी नहीं जाने वाली है। आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाए या बीजेडी के पक्ष में जाए, एक ही धरातल की माल है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साठ काट हो जाएगी इनकी। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी की 3 और आजसू की 1, कल जो मतदान होने वाले हैं इन 4 लोकसभा सीट के ऊपर होंगे। 3 तो बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं और आजसू के 1। यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में आदिवासी समाज से हैं। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार किया और किताब लेकर हाथ में यही दिखाया कि आदिवासी समाज के लोगों, अगर ये संविधान ख़त्म होता है तो सबसे बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और हमारी सरकार आती है तो हम आपको भागीदारी देंगे। जो चंद लोगों ने देश के संसाधनों को लूट रखा है उनसे लेंगे और आपकी सहभागिता और जनसंख्या के अनुसार आपको वो देंगे। संविधान का भय और उनके मुख्यमंत्री को जेल में डालना और कल्पना सोरेन का लगातार चुनाव प्रचार करना और ग्राफ बढ़ता ही जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इन 4 सीटों में से पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया गठबंधन के साथ में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट भी नहीं मिली थी। यहाँ से हो सकता है अब की बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पक्ष में सीटें निकाल दे। किसकी चटकेंगी, या तो बीजेपी की चटकेंगी या फिर आजसू की चटकेंगी। बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मुश्किल है झारखंड में, कुछ तो संवेदना है और लगातार चुनाव प्रचार इंडिया गठबंधन के द्वारा भी, और कल्पना सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की पत्नी, उनके द्वारा लगातार लोगों के साथ संवाद जारी रखना दिखाता है कि वहाँ टेढ़ी खीर है भाजपा के लिए। अब आज ये ओडिशा से, ये झारखंड से J&K में अनंतनाग, पिछली बार किसने जीती थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब की बार उनके सामने विपक्ष में है PDP, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा
3 सीटों के ऊपर घाटी की जो 3 सीटें हैं 370 हटा दिया, सारे देश में कह रहे हैं, लेकिन वहाँ की आवाम नाराज़ है। तो बताइए इनको निर्णय क्या होने वाला है। तो अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है कि भाई पीडीपी वालों या तो आप जीतो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों या आप जीतो, आप ही ले जाओ ये सीटें। हो गई ना 58 सीटें, और तस्वीर भी समझा दी, मुख्य मुख्य राज्य बता दिए। 2 बच गए, कौन से? हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा इतना बड़ा झटका देने वाला है इनको, जिसके समीकरण पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, चौपाड़ से भगाया जा रहा है, कूटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, खेतों में से भाग रहे हैं, आंखों में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ एक अकेला किसान इनसे पूछ रहा है कि सुखकर्ण सिंह को गोली क्यों मारी, जो वादा किया था एमएसपी का उसका क्या रहा, 750 से ज़्यादा किसान तुम्हारी वजह से शहीद हुए, उनका निवारण कौन करेगा, लखीमपुर खीरी में जो गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर उसका न्याय कब मिलेगा, और जो केस मंढे गए थे किसान आंदोलन में हमारे ऊपर उनको वापस कब लोगे। 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में। और लिख कर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका यही किसान बेल्ट देने जा रही है। अब मोदी जी ने रैली की है, बहुत राष्ट्रवाद को आगे कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद जब आगे कर रहे हैं भाजपाई, तो कह रहे हैं कि आपके गांव से गए हुए सैनिक बनते हैं फौज में और भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सैनिकों को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। ये किसानों को नहीं पता है, ये आम देहात की आवाम को नहीं पता है क्या? किसानों के बाद जवानों के ऊपर प्रहार, जवानों के बाद महिला पहलवानों के ऊपर प्रहार, ये तीनों वर्ग, किसान, जवान, पहलवान, तीनों को इन्होंने कुचला है, अच्छी तरीके से याद है। रोहतक लोकसभा सीट लगा लीजिए, भिवानी महेंद्रगढ़ लगा लीजिए, सिरसा लगा लीजिए, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सीटें, और अब तो बताया जा रहा है गुड़गांव की सीट में भी बब्बर साहब ने बड़ा ही कंपटीशन दे दिया है। आधा हरियाणा हो सकता है भाजपा को खींच कर थप्पड़ जड़ दे। और यार 10 में से पहले तो 10 आना और 10 में से अगले चुनाव में आधे निकल जाना बहुत बड़ी मुश्किल राह हो जाएगी। पहले ही बहुमत से दूर बताए जा रहे हैं, अब तो जानकार ये भी बताने लगे हैं कि एनडीए गठबंधन जो पूरा एनडीए है वो भी बहुमत से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आधी आधी सीटें चटकेंगी और सही समय पर सही वक्तव्य दिया जा रहा है, वोट की चोट दी जा रही है। ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरीके से इस देश में लोग हैं जो सड़कों पर आकर अपनी मांग मनवाने का आमदा रखते हैं। बराबर भुनाया विपक्ष ने, राहुल गांधी ने कह दिया कि हम आएंगे, अग्निवीर को कूड़ेदान में डाल देंगे। सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस चीज़ को रैली में जाकर रिपीट किया। अखिलेश ने भी, तेजस्वी ने भी, और झारखंड में भी और पंजाब में भी लगातार यही बातें कही जा रही हैं। बड़ा इम्पैक्ट नौजवानों के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद महिला वोटर बैंक एक ऐसा था जिसने 2014 में भी 2019 में भी रसोई के महंगाई से डरकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उनकी जुमलेबाजी बेनकाब हो चुकी है। वहीं गैस सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा है, रसोई की सामग्रियां जितनी हैं, तेल, पानी, मसाले सारे आसमान छू चुके हैं। झूठे निकले ये, इसलिए उनको अब स्कोप मिल रहा है। क्या स्कोप है? 1 लाख रुपए एक साल में, 8,500 रुपये हर महीने। राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम देंगे, और हम वादा कर रहे हैं तो ज़रूर देंगे। ये 16 लाख करोड़ रुपये अपने पूंजीपतियों का माफ़ कर सकते हैं, तो हम हमारे देश की महिलाओं को 8,500 रुपया हमारे गरीब तबके को ज़रूर देंगे, और जब तक देंगे जब तक वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलेंगे, लगातार देते ही जाएंगे। 8,500 रुपया ये ऐसा फिगर है जो महिलाओं को रिझा रहा है, लुभा रहा है। और मैं देखता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता फील्ड में घूम रहे हैं तो एक फॉर्म लेकर घूमते हैं और महिलाओं का उसमें अब डाटा लेते हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी सीधा 8,500 रुपये आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे। सरकार बनते ही बड़ा इम्पैक्ट इस स्कीम के हमारी महिला वोटर बैंक के ऊपर होने वाला है। जवान नाराज़ हैं ही, महिलाएं जा ही रही हैं महिलाबन से, पहलवान, किसान, और अत्याचार हर वर्ग के ऊपर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो क्या ही होगा, धरातल के मुद्दों पर आजकल विपक्ष बहुत हावी हो चुका है और उन मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी उफ नहीं करती है। तो उफ नहीं करोगे, मुद्दों की ओर बात नहीं करोगे तो नाराज़गी तो वोट की चोट के रूप में प्रकट होगी। हरियाणा की स्थिति यही है। हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर जो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी झटका लग जाए। एक नौजवान लड़का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुद्धि राजा वहाँ पर उतारा गया है।
अब आ जाइए दिल्ली। 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली की जनता काफ़ी जागरूक है और वर्ग और दूसरे प्रदेशों की जनता मुद्दे को, सारी जनता जब तक पकड़ती है तब तक दिल्ली की जनता उस चीज़ का एनालिसिस कर चुकी होती है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाना, लेकिन उसके बराबर में फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बिजली, पानी, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी दिल्ली के वोटर्स में अरविंद केजरीवाल को सम्मान की नज़र से देखती हैं। और कि जेल में डालने के बाद ये मत जानिए कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया तो वोट बैंक कम होगा। बड़ी है संवेदना अरविंद केजरीवाल के समकक्ष। और भाजपा के जो नेता हैं, पिछले 2019 में 7 की 7 सीटें जीत कर गए थे, 7 में से 6 के टिकट काट दिए, एक मनोज तिवारी का रखा। वो उसकी क्या दशा है, कन्हैया कुमार को उनके सामने कांग्रेस के द्वारा उतार दिया है। इंटरव्यू दे रहा है तो भाई साहब अनर्गल बातें कर रहा है। जिस तरह बड़े पापा है ना अंधभक्तों के, मोदी जी अनाप शनाप बोल रहे हैं, सत्यता के साथ उनका कोई मिलान ही नहीं होता। ये ही उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। नोटबंदी से आतंकवाद रुक गया, पाकिस्तान की कमर टूट गई, हम जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को, 25 करोड़ को ऑलरेडी गरीबी से निकाल चुके हैं, 105 करोड़ हो गए टोटल। लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो भाई साहब इनका दिमाग और इनका स्टैंडर्ड क्या और समझ क्या है इनको राजनीति की, वो दिल्ली की जनता में पहुंच चुका है। और धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर आए थे 2019 में, 14 में भी। कहाँ है इनका राष्ट्रवाद, पुलवामा ने बता दिया। और कहाँ है इनका धर्म, ये पढ़ी लिखी दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। वो जानती है कि रोज़गार दे सकता है तो इंडिया गठबंधन ही दे सकता है। और पढ़ी लिखी जनता यही चाहती है कि योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिले, पढ़े लिखे को अच्छी नौकरी मिले, एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, जो दायित्व होता है सरकार को, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसमें केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं 7 लोकसभा सीटों पर, वो हावी देखना होगा क्या होगा, कैसे नतीजे होंगे। 2019 वाली बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली दंगे भी हुए थे पिछले चुनाव के बाद, उसके बाद चंडीगढ़ में भी मेयर केजरीवाल ने बना दिया, पंजाब में सरकार भी बना दी। केजरीवाल में आकांक्षाएं दिख रही हैं कि ये व्यक्ति नेशनल पार्टी बनाकर ऊपर जा सकता है, एक प्रधानमंत्री का विकल्प हो सकता है। तो ये नहीं कि अब बीजेपी ऊपर रहेगी, वहीं देश को सुरक्षित हाथों में रखेगी। इंडिया गठबंधन वाले भी दिन रात ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो इनको मजबूत करने की कोशिश भी दिल्ली की जनता करेगी। और जो कसर रहेगी वो आखिरी चरण में पंजाब पूरी कर ही देगा। वेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं ना, तो जितनी भीड़ उनकी रैलियों में नहीं होती, उतने किसान विरोध करने वाले बाहर खड़े होते बहुत बड़ा झटका ये आखिरी 2 चरण देने वाले हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, मार्ग प्रशस्त करेंगे सरकार और राज बनाने के लिए इन्हीं लोकसभा चुनाव जो 114 सीटें आखिरी चरणों में बाकी है। आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।